अगर आप बेरोजगार हैं और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए पैसे की आवश्यकता है, तो आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आप चाहे तो इससे किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा तो आपको 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होगा तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना की दो खास बातें हैं। पहली ये कि इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, इसके लिए आपको किसी बैंक या सरकारी डिपार्टमेंट में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी खास बात यह है कि सरकार इस पर 25% की मार्जिन सब्सिडी भी दे रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के केस में 6,25,000 रुपए तक और सर्विस सेक्टर के केस में 2,50,000 रुपए तक का सब्सिडी देगी। तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा और फिर डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा जिसमें आपको आपके बिजनेस में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है और आपको इसके लिए कितना खर्चा आएगा। इसके बाद आपको इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। सो आज आपको इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना को कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना का टैब दिखेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें खुल जाएंगी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी होगी हमारी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और आयु कम से कम 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दूसरी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। तीसरी बात अगर हम करें तो हमें किसी बैंक से लोन लेने के रूप में डिफाल्टर के रूप में नहीं होना चाहिए। चौथी बात करें तो हम आवेदक के द्वारा संचालित किसी भी अन्य प्रकार की योजना, जैसे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो, किसी योजना का लाभ प्राप्त न हो। पांचवी बात अगर हम करें तो आवेदक और उसके परिवार के सदस्य को बस सिर्फ एक ही बार इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट बात करें तो इससे एफिडेविट के रूप में आपको एक एफिडेविट प्रस्तुत करना हो कि आपके द्वारा जितनी भी पात्रता है वो सभी सही है। अब आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक कर लेंगे। आप चाहे तो लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हिंदी में शुरू करेंगे। तो हमें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको योजना में मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नाम एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, पिता का नाम एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको ईमेल डालना होगा अपना, और राज्य तो उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा आपको, और जिला आप जो भी हो, जिस जिले से हो आप वो जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको इसके बाद ओके एक बार और करना होगा। आपके सामने सक्सेस का आ गया। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपके सामने दिख जाएगा। आप इनको कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसको फिर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करने के लिए। तो हम यहाँ पे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करके कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तो सबमिट कर लिया है। फिर हम अपना पासवर्ड एक नया बना लेंगे। तो पीछे जो पासवर्ड था उसको यहाँ पे एक बार एंटर कर देंगे। फिर नए पासवर्ड के रूप में आप बना सकते हैं, कम से कम 6 अक्षर का, 6 से 12 अक्षर के बीच में होना चाहिए। आप बना लेंगे। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके सबमिट होने के पश्चात एक बार फिर से आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से जो आपने पासवर्ड बनाया था अब उस पासवर्ड के साथ एक बार फिर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप अपने होम पेज पे आ जाएंगे, जो आपका फॉर्म है। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा। आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद विशेष श्रेणी है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो आप नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका पिता का नाम यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिर शैक्षणिक योग्यता, आप जो भी हो आपके शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिर मतदाता पहचान पत्र नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा और आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। फिर हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे, यदि हो तो आपके पास ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद आपको मैटेरियल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, आपको मैरिड है या अनमैरिड है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद अगर स्थायी पता में आप शहरी क्षेत्र में आते हो शहरी क्षेत्र पर क्लिक करके, ग्रामीण क्षेत्र में आते हो तो ग्रामीण क्षेत्र पर क्लिक करके आपको काम आगे बढ़ना होगा। आपको अपना स्थायी पता फिल करना होगा। तो ये हमने आप पता फिल कर लिया। फिर इसके बाद पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर तहसील आप डाल लेंगे। फिर इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर गांव से हैं तो आप यहाँ पे गांव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके बाद यहाँ पे आपको नया पत्राचार पता देना होगा। अगर आप दूसरे पते प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी डाक जो भी आता है, नहीं तो आप अगर अपने ही पता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसे ही फिलअप कर सकते हैं। तो अस्थायी पते के समान यहाँ पे क्लिक कर लेंगे अपना, हमें तो यहीं प्राप्त करना है। फिर आगे बढ़े पे हम क्लिक कर देंगे। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको उत्पाद या सेवा दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं या फिर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे सेवा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे आपके सेवा के रूप में आ जाएंगे, जैसे
टीवी केबल हैं, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपके सर्विस सेक्टर के रूप में। जो भी आप काम करना चाहें इसमें आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें आप अपना सेवा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे शॉप वॉप करके सब बहुत सारे। अगर आप उत्पाद से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं, आप अपने उत्पाद की सूची सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेवा पे करके अपना काम आगे बढ़ाता हूँ। फिर यहाँ पे आपको परियोजना का नाम लिख देना होगा। फिर इसके बाद आपको प्रस्तावित कार्यालय का नाम, जो भी आप अपने कार्यालय का नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको तहसील सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद ब्लॉक आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ग्राम से है तो ग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड डाल लेंगे, यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद पिन कोड इंटर करने के बाद प्लाट और मशीनरी में जितनी लागत है ये आप लिख लेंगे। मैं यहाँ पे 5 लाख लिख लेता हूँ, अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद एक चक्र में कार्य जो लगाए हैं पैसा वो इसमें लिख लेते हैं। मैं अपने यहाँ पे 3 लाख लिख लेता हूँ और यहाँ पे टोटल आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा 8 लाख टोटल योग के रूप में। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर अपने जो ईवीपी प्रशिक्षण लिया हुआ है तो आप यहाँ पे हाँ या ना कर सकते हैं। अगर आप हाँ करेंगे तो आप जिस इंस्टीट्यूट से भी लिए हुए हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने नहीं लिया है तो नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप जैसे यहाँ आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वित्तीय बैंक का विवरण प्राप्त होगा। आपको बैंक का नाम अपने सेलेक्ट करना होगा, आप खुद का। तो आप यहाँ पे मैं एसबीआई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जैसे ही आप आईएफएससी कोड एंटर करेंगे तो आपको उस खाता जो शाखा का नाम है वो यहाँ पे दिख जाएगा और आपको यहाँ पे खाता नंबर एंटर करना होगा। खाता नंबर एंटर करने के बाद अगर आपके खाते में जितनी राशि पहले से है वो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो 0 करके, और यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। अब हम सेकेंड स्टेप प्लांट एंड मशीनरी पे क्लिक कर लेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने मशीन का नाम और उसकी जो कीमत है वो आप एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे मशीन का नाम और कीमत एंटर करने के बाद यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप चाहें तो जितनी ही मशीन आप यहाँ पे लिए हुए हैं बाकी प्लस बटन पे ऐड करते करते यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, आप यहाँ पे जितनी भी कीमत रखेंगे वो आपकी पहले ही कीमत से मैच होना चाहिए। अगर आप पहले की कीमत से मैच नहीं होगा तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें परियोजना का लागत 5 लाख रुपए रखें तो हम बस 5 लाख रुपए के ही मशीन आगे बढ़े। फिर इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप आएंगे और वित्तीय व्यवस्था का एक ऑप्शन खुलेगा, इसमें आपको अपने लोन के बारे में बताना है। अगर आपने डिफॉल्टर ग्रुप में लोन नहीं है तो आप घोषणा करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करेगा। अब आगे बढ़ा तीसरा स्टेप आ जाएगा। तो दस्तावेज अपलोड कर यहाँ पे क्लिक कर भी जा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो दस्तावेज की सूची में आपको इतना दस्तावेज सारे चाहिए तो आप एक बार दस्तावेज को पढ़ लें। दस्तावेज में चाहिए हम लोगों को फर्स्ट है पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चाहिए, जो कम से कम 20 KB के साइज़ का होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा जो 20 KB का होगा। तो हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद तीसरा आपको शैक्षणिक योग्यता के रूप में आप जो भी लगाना चाहें मार्कशीट वो दे सकते हैं, जो 300 KB के बीच में होना चाहिए। चौथी बात, आपको 10 रुपये के नगद स्टाम्प पेपर पे आपको नोटरी के द्वारा एक एफिडेविट तैयार करवाना होगा। आपको अपने एफिडेविट के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एफिडेविट दिख जाएगा। आप इसको प्रिंट करा लेंगे। मार्केट में जाकर के आप 10 रुपये का नोटरी लेंगे, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेंगे, आप उसके ऊपर इसको प्रिंट करा लेंगे और इसके बाद नोटरी के पास जा करके आप उससे नोटराइज करा सकते हैं। इसके बाद वो साइन मोहर कर लेगा आपके पास, और जिसके लिए वो आपसे 50 या 100 रुपये के आसपास ले सकता है। फिर इसके बाद आपका ये एफिडेविट तैयार है। इसके बाद आप आयु प्रमाण पत्र के रूप में दे सकते हैं आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र। फिर इसके बाद परियोजना रिपोर्ट आपको देनी होगी 300 KB के बीच में। फिर इसके बाद वोटर ID, वोटर जो आप निवासी हैं वो दे सकते हैं, या फिर ड्राइवरी लाइसेंस भी दे सकते हैं, वो कम से कम 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप इन सब दस्तावेजों के साथ यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोटो वाली साइज़ खुलेगी। आप यहाँ पे चूज फोटो पे क्लिक करके आप अपना फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना फोटो सेलेक्ट कर लिया, जो यहाँ पे मेरा फोटो दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे अब हस्ताक्षर पे क्लिक कर दूंगा। मैं यहाँ पे हस्ताक्षर भी अपना अपलोड कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं चूज फाइल पे क्लिक कर लूँगा और आप देखते जाइए हम सभी दस्तावेज को धीरे धीरे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हस्ताक्षर अपलोड कर दिया, ये हो गया, अभी भी 20 KB का था, ये अपलोड हो गया अपना। फिर उसके बाद हम शैक्षणिक योग्यता का मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मार्कशीट हमने अपलोड कर लिया, आगे हम अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद है नोटरी द्वारा जो प्रमाणित एफिडेविट था वो हम अपलोड करेंगे। तो जो हमने बनवाया था जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है तो वह यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद परियोजना रिपोर्ट जो आपने मशीन और अपने कार्यालय से संबंधित जो अपने संक्षिप्त विवरण तैयार किया था वो आप परियोजना रिपोर्ट में लगा सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद वोटर ID, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बिजली बिल यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो अब जैसे ही सभी चीज़ अपलोड कर लेंगे तो आपको ये सभी ग्रीन हो जाएंगे।
तो ये मैंने अपलोड कर लिया, तो मेरे यहाँ पे सभी ग्रीन हो गए। तो मैं अब यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे यहाँ फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी ड्राफ्ट कॉपी खुल जाएगी, यानी आपकी टोटल डिटेल्स आपको इसमें दिख जाएगी, आपने जो भी फिलअप किया हुआ था। आप एक बार इसको प्रिंट कर लेंगे चाहे तो, या फिर इसमें आप जितना भी प्राइस इंटर किए थे, आपको जितना भी आपको इसमें अगर लगता है कि आपको इसमें करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके वो यहाँ पे इस स्टेप पे आप यहाँ पे अपना करेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आपका दिख रहा है कि आपका सही है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर इस बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ मेरा सभी सही है, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा और मेरा यहाँ पे सबमिट हो गया और मेरे यहाँ पे फिलअप जो फॉर्म आया था वो फिलअप हो चुका है। मैं यहाँ पे अपना प्रिंट कर लूँगा और इसे अपने लैपटॉप में सेव कर दूँगा। मैं यहाँ पे अपना सेव कर दिया फॉर्म को। अब यहाँ से आपका काम खत्म होता है, आपने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। अब आपको कभी भी आपके आवेदन की स्थिति जाननी होगी तो आप यहीं पे लॉगिन करेंगे और आवेदन स्थिति पे क्लिक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने आवेदन स्थिति क्लिक कर तो DIC पे पहुंच गया है। अब वहाँ वेरीफाई होगा तो TLC पे जाएगा, फिर उसके बाद बैंक वेरीफाई करेगी, फिर उसके बाद ऋण स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद हमें मनी मिल जाएगी। और आप यहाँ पे अपना विस्तृत विवरण भी चेक कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करने के बाद। क्लिक करने के बाद आपको आपका विवरण दिख जाएगा। तो दोस्तों यही रही जानकारी हमारी आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें।